हेलो एवरीवन, मनोरमा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड आज मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली मैं इस कंपनी का एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारे रेवेन्यू को लगभग 25 से 30% के आसपास की रेट से ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। एंड यदि बात करूं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा जो FY 26 का EBITDA मार्जिन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, वही लगभग 25 26 साढ़े 26% के आसपास में। एंड साथ में यदि बात करूं कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका 40,000 MTPA का फ्रैक्शनेशन का कैपेसिटी था एंड मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग डी बोटलनेकिंग करके इसमें 12,000 MTPA की कैपेसिटी ऐड कर देंगे। तो आई थिंक 7,500 MTPA तो इन लोगों ने मार्च 2026 में ऐड कर लिया था एंड बाकी का जो 4500 MTPA है वो ऐड करने का टारगेट था FY 27 के अंदर। तो ये हमने बात करी मैनेजमेंट के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार देखते हैं इनका एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह का हुआ क्वार्टर वन के अंदर एंड साथ में इसको हम लोग एक डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिटेल में एक यू कैन से एक्चुअल डिलीवरी का एनालिसिस कर सकें। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इनका दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से ही। तो इनका कहना है कि लाइक 47,500 तुम्हारा हो गया है जो 7,500 ऐड करने के बाद में, और FY 27 के अंदर लाइक 52,000 MTP हमारा हो जाएगा। ठीक है, मे बी अपकमिंग क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर लोग लाइव कर देंगे। ऐसे क्वार्टर 1 के अंदर तो अभी वो लोग 52,000 MTP पे नहीं पहुंचे हैं। बाकी बात करूं बाकी के कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर के पर्सपेक्टिव से, तो लाइक इनका कहना है कि हमारा जो फ्रैक्शनेशन का कैपेसिटी जैसे जैसे ग्रो किया, वैसे वैसे लाइक हमें यू कैन से हमारा जो एसेट टर्नओवर है यहाँ पे, मतलब इनका सिंपली कहना है कि जैसे जैसे हमारा फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लाइक यू कैन से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का यहाँ पे अच्छा खासा हमारा यू कैन से डिलीवरी होगा ऑपरेटिंग लेवरेज का। सिंपल सी बात है, लाइक आप जैसे ब्राउनफील्ड एक्सपांशन करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है, बाकी चीजें यहाँ पे ऐड नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका मतलब उतनी ज्यादा ऐड नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको एक बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ठीक है, ये चीज इन लोगों ने कहने की कोशिश करी है। ऑल्दो इनका जो करंटली लाइक एसेट टर्नओवर रेशियो चल रहा है लगभग 4.5 का 7.5 के आसपास का चल रहा है। एसेट टर्नओवर का मतलब आपने कितना कैपेक्स किया और आप कितना रेवेन्यू बना रहे हो, दैट इज गुड आपका एसेट टर्नओवर। ठीक है, इन लोगों ने आपका अपना कुछ लास्ट के 2-3 4-5 साल की हिस्ट्री यहाँ पे बताई है। अब डायरेक्ट एक बार चलते हैं इनके रिजल्ट पे चलते हैं यार। क्वार्टर वन के रिजल्ट के मतलब कैपेक्स की हमने बात कर ली है, जो इनका जो गाइडेंस था उसके बेसिस पे, और बाकी का एक बार कॉन्कॉल के अंदर डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि फर्दर कैपेक्स के लिए इनका क्या प्लान है। बिकॉज़ ये कुछ 460 करोड़ रुपीस का भी कैपेक्स का प्लान कर रहे थे आपका FY 28 के पर्सपेक्टिव से, जिसके इन लोगों ने 500 करोड़ रुपीस का QIP से पैसा भी रेज़ किया था। तो डायरेक्टली अपन इस पे आते हैं लाइक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे। रेवेन्यू की बात करें तो वाई ऑन वाई क्वार्टर वन के अंदर आपका लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है। EBITDA की ग्रोथ रेट 42% के आसपास की है, बिकॉज़ EBITDA मार्जिन के अंदर वाई ऑन वाई थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का। अभी EBITDA मार्जिन है आपका 26.30% के आसपास का। पैट की ग्रोथ की बात करें तो इनका पैट में ग्रोथ रेट 68% के आसपास का है। काफी सरप्राइजिंग लगा मेरे को। एक बार देखते हैं इनका पैट के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे क्यों दिखाई पड़ा है। 47 करोड़ रुपीस से 79 करोड़ रुपए के आसपास में। तो डायरेक्ट लेबर इनकी लाइक पेनल स्टेटमेंट का थोड़ा डिटेलिंग ही कर लेते हैं। तो देखो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट तो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रही है। अब देखो इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यहाँ पे लगभग इसमें ग्रोथ आई है 50% के आसपास में, और आपका लाइक आपका ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ है 28% के आसपास में। मतलब आपका देखो आपका यहाँ पे कॉस्ट बढ़ी है आपकी रॉ मटेरियल की, तो इसकी वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रोथ रेट 28.5% के आसपास में ही है, राइट। अब बाकी के एक्सपेंसेस देखते हैं इन लोगों ने कैसे मैनेज किए हैं। तो मतलब जिसकी वजह से इनका वाई यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरा है लाइक 44% के आसपास में, जो लास्ट में 47% के आसपास में था। जबकि क्यूएनक्यू बेसिस पे लाइक आपका यहाँ पे स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कोई बड़ा यू कैन से प्लस माइनस नहीं है। बात करूं एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आप देखो इनका वाई यूनिट एम्प्लॉय एक्सपेंस केवल 3% से ग्रो किया है, तो यहाँ पे इनको फायदा मिला है। जबकि क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस यहाँ पे लगभग 21% से घटा है। लाइक क्वार्टर 4 में इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस 24 करोड़ रुपए के आसपास का था, अभी 19 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो एक देखना पड़ेगा कि कॉन्कॉल के अंदर मैनेजमेंट इस पे क्या क्लैरिटी देता है। तो यहाँ से इनको फायदा मिल गया। एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस है उतना बढ़ा नहीं है आपका, आपका रेवेन्यू बढ़ा है, तो डेफिनेटली आपका एक बेटर एबिटा मार्जिन मिलने में सपोर्ट किया आपके, लाइक इवन आफ्टर आपका यू कैन से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेज, आपका 15% से 16% से बढ़ा है। EBITDA मार्जिन इस तरह से इनका यू कैन से 26.30% के आसपास में है। मतलब EBITDA मार्जिन अभी लगभग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का बढ़ा है आपका वाई ऑन वाई, राइट। अब बात करते हैं इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो ये भी लगभग बहुत ही स्टेगनेंट दिखाई पड़ रही है लास्ट के 3-4 क्वार्टर से, वही 7 करोड़ रुपए के आसपास का।
फाइनेंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कोई बड़ा जंप नहीं है, लाइक 9 करोड़ रुपीस के आसपास का आपका फाइनेंस कॉस्ट था लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर, इस बार लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास में है, और क्वार्टर 4 में लगभग आपका 9 करोड़ रुपए के आसपास का था, सवा 9.40 करोड़ रुपए के आसपास का। एक यहाँ पे आया यार, आपका जो अदर इनकम है ना, ये यहाँ पे जंप किया है। अदर इनकम लास्ट ईयर आपका 6 करोड़ रुपए के आसपास का था, इस बार आपका 16 करोड़ रुपए का आया है, और क्वार्टर 4 में तो आपका अदर इनकम था ही नहीं, लाइक मतलब -7 करोड़ रुपीस के आसपास का अदर इनकम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये अदर इनकम में यहाँ पे जंप क्यों आया है, वो एक बार देखना। तो इस आप देखो लास्ट में क्या हुआ है, आपकी पैट के अंदर 68% से ग्रोथ आई है। तो ये देखना पड़ेगा यार, लाइक इनके पूरे पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका जो एम्प्लॉयी एक्सपेंस है, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, मान सकते हैं भई आपकी फाइनेंस कॉस्ट या डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, बिकॉज़ आपने कुछ ग्रीनफील्ड कैपेक्स नहीं किया था, तो मान सकते हैं। बट आपका ये एम्प्लॉयी एक्सपेंस लाइक यहाँ पे इतना कम क्यों ग्रो किया है, और क्यों के बेसिस पे 21% से डीग्रोथ क्यों किया है? एंड साथ में आपका जो अदर इनकम है यहाँ पे 16 करोड़ का क्यों आया है? बिकॉज़ इन दोनों चीज़ ने आपका ओवरऑल यू कैन से आपकी पैट ग्रोथ के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प करी है। तो ठीक है, एक बार उसको कॉन कॉल के हाइलाइट्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली एक बार कुछ 1-2 इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से आपने वैसे देख लिया होगा FY 26 का बैलेंस शीट, बट हाँ, एक आपको भी पता है इन्वेंटरी इनकी अच्छी खासी बढ़ गई थी। 730 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंटरी है FY 26 आपके कंप्लीट होने के बाद में, और लास्ट ईयर FY 25 में 550 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंटरी थी। मतलब इन्वेंटरी के अंदर 30% का जंप है। बाकी के कुछ और पैरामीटर की बात करूं तो इनका ये वर्किंग कैपिटल डेज लाइक 123 डेज के आसपास का है। बाकी आपके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो यहाँ पे अच्छे खासे हैं। चाहे आरओई की बात कर लो, चाहे आरओसी की बात कर लो, वो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी कुछ और ठीक है, ये इनका इबिटा मार्जिन के इंप्रूवमेंट का ट्रेंड इन लोगों ने दिखाया है, बिकॉज इन लोगों को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला था। इन लोगों ने अच्छा खासा अपना ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था। मतलब आपका यू कैन से कुछ नई कैपेसिटी ऐड करी है उसी लैंड एरिया के अंदर, और साथ में आपका कुछ डी बोटलनेकिंग भी किया था पुराना। ठीक है, ये हमने लाइक मेजोरिटी इनके पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब डायरेक्टली एक बार देखते हैं, मतलब एक बार थोड़ा नंबर को समराइज कर लेते हैं। लाइक नंबर्स को समराइज करने पे ये पता लग रहा है कि ठीक है, धंधे में ग्रोथ रेट आपकी आई है 39-40% के आसपास की। पैट की ग्रोथ रेट के अंदर जंप आया है, बिकॉज आपका एम्प्लॉई कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ा है। सेकंड, आपका अदर इनकम में 16 करोड़ का एडिशन हुआ है। तो ये दो मेजर कंसर्न है जो एक बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यार लाइक यदि मैं इनका लाइक अदर इनकम वाला कंपोनेंट जो 16 करोड़ है, सपोज करो उसमें से कुछ नॉर्मल भी मान लो, बिकॉज इन लोगों का कुछ कुछ क्यूआईबी से पैसा आया था, तो उन लोगों ने एफडी भी कराया होगा, कुछ इनका लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी था क्वार्टर 4 के बाद में FY 26 की बैलेंस शीट में लगभग 100 करोड़ के आसपास का। तो ठीक है, मान सकते हैं कि भाई एक क्वार्टर का में भी 2-3-4 करोड़ रुपए के आसपास का आपका सपोज करो एफडी का इंटरेस्ट का इनकम भी आ गया होगा। तो बाकी का जो 10-11-12 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है, वो कैसे है? यदि मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट 70 करोड़ रुपए के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अपन अभी जो आया वो तो एक्चुअल डिलीवरी हुआ उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट हाँ, ओवरऑल कह सकते हैं कि रिजल्ट जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ रेट, उसको यहाँ पे लाइक अच्छे से ओवर अचीव किया है। पैट की ग्रोथ रेट तो यहाँ पे ओवर अचीव हुई है, साथ में बेटा मतलब मतलब ऐसे पैट मार्जिन पैट ग्रोथ का कोई गाइडेंस तो नहीं था, बट हाँ, बेटा मार्जिन की जो गाइडेंस थी उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में लाइक कैपेसिटी का एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से वो इनका डीबोटलनेकिंग क्वार्टर 4 FY 26 में हो गया था, बाकी का डीबोटलनेकिंग इनका कहना है कि क्वार्टर 3 के अंदर होगा। अब डायरेक्टली जंप करते हैं कॉन कॉल हाइलाइट्स पे कि कॉन कॉल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स थे। तो फर्स्ट हमारा 2 कंसर्न है, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला कंसर्न क्या है? हमारा एम्प्लॉयी कॉस्ट यहाँ पे क्यों ग्रोथ नहीं किया? तो इनका कहना है कि यार कॉन कॉल के अंदर साफ-साफ इन लोगों ने बताया है कि क्वार्टर 4 के अंदर हमारा एम्प्लॉयी कॉस्ट 22-23 करोड़ रुपए इसलिए हो गया था, बिकॉज़ हम लोगों ने कुछ इंसेंटिव बोनसेस दिए हमारे एम्प्लॉइज को टारगेट अचीव करने के पर्सपेक्टिव से। इसलिए हमारा वहाँ पे यू कैन से एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ के 22-23 करोड़ हो गया था। अदरवाइज हमारा नॉर्मल जो एम्प्लॉयी कॉस्ट रहता है, वही लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास का रहता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग सारी अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वाला एक फैक्टर आया, तो मतलब नॉर्मली ठीक है, इनका जो लास्ट ईयर एम्प्लॉयी कॉस्ट था 18 करोड़ का था, इस बार भी 18-19 करोड़ रुपए के आसपास 18-19 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये वाला एक फैक्टर ठीक है, मतलब ऐसा इसको हम लोग बड़ा नहीं मानेंगे, जंप नहीं मानेंगे। तो ये फैक्टर इन लोगों ने अपना क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं अदर इनकम के पर्सपेक्टिव से। तो अदर इनकम के लिए इनका बोलना है कि हमारा जो कैपिटल हमारा यू कैन से आउट ऑफ इंडिया डिप्लॉयड है, तो हमने हमारे जो फॉरेक्स सेल्स थे उनका यू कैन से हेजिंग कर रखा था। मतलब अराउंड 50% के आसपास फॉरेक्स का हम लोग हेजिंग करते हैं। जिनका हेजिंग नहीं करते वहां से हम लोग उनको हमें वन टाइम गेन मिलता है। तो इनको वन टाइम गेन मिला 13 करोड़ रुपए के आसपास का। तो 16 करोड़ रुपीस का जो टोटल अदर इनकम है ना, उसमें से लगभग 13 करोड़ रुपीस का वन टाइम गेन है। तो ये क्लियर होगी, मतलब वो आपका वन टाइम गेन है, ऐसा वो कभी आगे अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर 13 करोड़ रुपीस रिपीट नहीं होगा। तो वो देख लो यार, इनका जो पीबीटी है, पीबीटी में से 13 करोड़ रुपए निकाल दो, वो इनका एक्चुअल पीबीटी की ग्रोथ रेट है। तो हमारे 2 मेजर कंसर्न थे वो कवर हो गए। अब बाकी के मेजर कौन-कौन के हाइलाइट्स की भी बात कर लेते हैं। तो यार इनसे वही पूछा गया कि आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है 40% के आसपास का, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ कितना कंट्रीब्यूट किया और आपका यू कैन से प्राइस हाइक कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो इनका कहना है ये जो टोटल 40% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, इसमें से अराउंड 80-85% के आसपास हमारा वॉल्यूम ग्रोथ से ड्राइव हुआ है, बाकी का प्राइस हाइक से हमारा ड्राइव हुआ है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है।
एंड साथ में इन लोगों का एक ये भी अच्छा पॉइंट था कि लाइक यार हमारी जो R&D टीम है लाइक वो एक अच्छे से काम कर रही है। एंजाइम ड्रिवन आपका कोका बटर इक्विवेलेंट नाम का प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको एंजाइम ड्रिवन बनाने वाले पार्ट पे कुछ काम करे जहाँ पे एक बेटर मतलब बेटर मार्जिन बन सकते हैं, मतलब यू कैन से बेटर एक्रेटिव मार्जिन बिजनेस हो सकता है वो। बट ठीक है, उस पे काम चल रहा है, ऐसे अभी फाइनल कुछ लॉन्च वॉन्च नहीं हुआ है। बट हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि लाइक इस तरह के कुछ प्रोडक्ट ये लोग निकालेंगे या बेटर रिसर्च वाले प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जब लोग निकालेंगे तो इनके बेटा मार्जिन में यहाँ पे सपोर्ट इनको मिल सकता है। ठीक है जी, अब डायरेक्ट लेवल कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं यार, कैपेक्स पे बात कर लेते हैं बिकॉज़ मेजर पॉइंट वही था पूरे डिस्कशन का, मतलब पूरे कॉन-कॉल का, बिकॉज़ सारा धंधा तो कैपेक्स पे आके इनका टिकेगा ना। जितना अच्छा कैपेक्स होगा, उतना अच्छा इनका धंधे की ग्रोथ रेट आगे जाके डिलीवर होगी। तो कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से इनका जो 45 एमटीपी का डीबॉटलनेकिंग है वो क्वार्टर 3 में लाइव हो जाएगा, इनका ये कहना है। और आई थिंक वो जब क्वार्टर 3 में लाइव होगा तो इनका जो मतलब मार्च के अंदर जो 7500 एमटीपी का जो डीबॉटलनेकिंग हुआ ना, उससे रेवेन्यू ग्रोथ का इंपैक्ट आपका अपकमिंग 3-4 क्वार्टर में, मतलब 4 क्वार्टर में चलेगा। क्वार्टर 4 FY 27 तक, और जो 4500 एमटीपी का डीबॉटलनेकिंग होगा, उसका फायदा इनको मिलेगा क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स, मतलब उसका भी 4 क्वार्टर और जोड़ दो, मतलब क्वार्टर 2 FY 28 तक मिलेगा। बट हाँ, क्वार्टर 2 FY 28 के बाद में इनका जो नया कैपेक्स है ना वो लाइव होना चाहिए, तभी जाके बड़ी अच्छे खासे रेवेन्यू रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे दिखाई पड़ेगी, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें होंगी। बिल्कुल सही बात है। अब चलो ठीक है, बड़े वाले कैपेक्स की बात सॉरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि करंटली हमारा जो कैपेक्स कैपेसिटी है उसको हम लोग अराउंड अराउंड 80% के आसपास यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 85% मैक्स टू मैक्स 90% तक पहुंचने का। दैट्स अ ग्रेट थिंग। यदि ये लोग ऐसा अचीव कर लेते हैं तो इनका जो गाइडेंस का जो अपर रेंज है, मे बी वो लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ऑल्दो इनका कहना है एनालिस्ट लोगों को कि लाइक यार आप जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन करो वो हमारा यू कैन से 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग करना। 85 हमारा यू कैन से इंटरनल टारगेट है। 85-90% के आसपास हमारा वो यू कैन से प्रायोरिटी है उसको अचीव करना। अब बात करते हैं सबसे बड़े पार्ट की, मेजर कैपेक्स, जो इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था क्वार्टर 3 की कॉन-कॉल के अंदर कि हम लोग 460 करोड़ रुपीस के आसपास का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर। और 460 करोड़ रुपीस कैसे आएंगे? इन लोगों ने बोला क्यूआईपी से पैसा रेज करेंगे, इन लोगों ने कर भी लिया। 500 करोड़ रुपए का इन लोगों ने क्यूआईपी से पैसा रेज कर लिया है, इनके बैंक अकाउंट में आ भी गया है। अब इनका कहना है कि एफआई 27 के अंदर हम लोग लगभग 200 करोड़ रुपीस 250 करोड़ रुपीस के आसपास का कैपेक्स कर लेंगे। उसमें 70 करोड़ रुपीस इन लोगों ने खर्च भी कर दिया है। बाकी का पैसा और इनका कैपेक्स में जाएगा। एंड मतलब कुछ पैसा आपका एफआई 28 में खर्च होगा, तो ओवरऑल वही लगभग 460 करोड़ रुपीस के आसपास का टोटल कैपेक्स हमें प्लान है। इस कैपेक्स का कमीशनिंग कब होगा? तो इनका कहना है कि कैपेक्स का हमारा शुरुआत का कमीशनिंग एफआई 28 के अंदर होगा। अब टू बी स्पेसिफिक कोई क्वार्टर यहाँ पे नहीं मतलब पता लगा है। बट हाँ, एफआई 28 मान सकते हैं, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 मान सकते हैं। अदरवाइज ये क्वार्टर 1 होता तो बोल सकते थे कि यार क्वार्टर 1 में ही कर देंगे एफआई 28 के। बट हाँ ठीक है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। वो एक बार और जब थोड़ा नियरेस्ट जाएंगे तो उसके बाद क्लैरिटी पता लगेगी। बट हाँ, मतलब नॉर्मली ये कह सकते हो एफआई 28 में लाइक इनका कैपेक्स मतलब कैपेक्स कमीशनिंग होगा। तो इनका कहना है कि वो डे 1 पे हमारा पूरा कैपेक्स यूटिलाइज नहीं होगा, उसको हम लोग फेजेस मैनर में यू कैन से ओपन करेंगे। तो मे बी कुछ आपका एफआई 28 में आपका ऑपरेशन हो गया, कुछ आपका एफआई 29 में ऑपरेशन हो गया, कुछ आपका एफआई 30 के अंदर। मतलब यदि एफआई 28 में अपना कैपेक्स का कुछ पार्ट ऑपरेशनलाइज कर देते हैं, कमीशनिंग कर देते हैं, तो एफआई 28 से इनका रेवेन्यू ग्रोथ का विजिबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एफआई 28 में करना जरूरी है, बिकॉज नहीं तो आप एफआई 28 के क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर धंधे की ग्रोथ रेट कहां से दिखाओगे? आप समझ गए मेरी बात? बिकॉज आपका 45 एमटीपी तो क्वार्टर 3 एफआई 27 से यूज करना स्टार्ट होगा, उसका जो बेस इंपैक्ट होगा, मतलब बेस इफेक्ट होगा, वो मे बी क्वार्टर 2 एफआई 28 तक आपका खत्म हो जाएगा। क्वार्टर 3 एफआई 28 के अंदर बिजनेस ग्रोथ डिलीवर करने के लिए आपको फिर यहाँ पे कमिशनिंग दिखानी पड़ेगी। जी, अच्छी बात है। अब जो नया कैपेक्स कर रहे हैं 460 करोड़ रुपीस का, उसका लाइक एसेट टर्नओवर रेशियो क्या, मतलब उससे कितना रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है? तो मैनेजमेंट का कहना है लगभग 6 टू 7 का हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो है। मतलब वही लगभग आप 2500 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पोटेंशियल मान लो, करंट रॉ मटेरियल के प्राइसेस चल रहे हैं, उसके बेसिस पे लोग बता रहे थे। तो आप देखो यार, जो करंट इनका डीबॉटलनेकिंग करने के बाद में जो कैपेक्स है, जो कैपेसिटी है, उससे इनका जो लाइक रेवेन्यू पोटेंशियल है, लाइक अभी इन लोगों ने 1370 करोड़ रुपए का किया था, 40,000 एमटीपी के अकॉर्डिंग। उसमें 30% का कैपेक्स डीमॉडलिंग लाइक एडिशन किया, 12,000 एमटीपी का करने वाले, मतलब 7,500 कर दिए, 4,500 एमटीपी करने वाले हैं। उससे आपका सपोज करो और यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो आपका सपोज करो जो 1370 करोड़ रुपए था वो बढ़ा के में भी 1800, 1900, 2,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। 2500 करोड़ रुपए का आपका नया कैपेक्स है। तो ओवरऑल जो नया कैपेक्स है और जो पुराना इनका लाइक कैपेसिटी है, टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना होगा कंपनी का? 4,500 करोड़ रुपए के आसपास में। मोटा-मोटा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, एफआई 26 का रेवेन्यू कितना था? लगभग 1370, 1370 करोड़ रुपए के आसपास में। क्योंकि इनके पास एक अच्छा खासा रोड मैप है। 4500 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू अचीव करने का नेक्स्ट 3, 4, 5 इयर्स के आसपास में। जैसे-जैसे अपनी कैपेसिटी को फेजेज वाइज ऑपरेशनल करेंगे उसके बेसिस पे। जी, अच्छी बात है। ये क्लैरिटी मिल गई हमें, ये तो कंफर्म हो गया कि आगे जाके कंपनी के पास में अपने बिज़नेस ग्रोथ करने का अच्छा खासा पोटेंशियल है।
बट हाँ, उसके लिए लाइक फिर इनको इनको वर्किंग कैपिटल के अंदर भी पैसा ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको तो पता है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, वर्किंग कैपिटल हेवी बिज़नेस है। तो डेफिनिटली इनको लाइक यू कैन से अपने इनके जो वर्किंग कैपिटल डेज़ हमने देखे ना 123 डेज़ के आस-पास में, तो उसको फ्यूल करने के लिए इनको एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए होगा। ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल कैपिटल लोन भी लिया जा सकता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो आगे देखा जाएगा। अब बात करते हैं इन लोगों ने यार एक अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए कैपेक्स कर रहे हैं 120 करोड़ रुपए का। एक कंट्री है बर्किनो फासो, बर्किनो फासो में 120 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया जा रहा है। लॉजिक यही है, लाइक आपका जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है, जो इनके चिया सीड्स या फिर जो भी ये लोग रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करते हैं, उसके उसके पर्सपेक्टिव से अफ्रीकन कंट्रीज में लाइक इनका कहना है कि हमारा रॉ मटेरियल ज्यादा मिल जाता है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी ये लोग 10-12 कंट्रीज के अंदर लाइक अपना सोर्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल की। इन लोगों ने जो इस कंट्री के अंदर 120 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, मेजरली वही लाइक आपका यू कैन से जो सोर्सिंग किया है उसका प्रोसेसिंग और आपका यू कैन से लाइक एक बेसिक जो इनकी स्टेप होते हैं एक्सट्रैक्शन करने के पर्सपेक्टिव से होगा। हाँ, फ्रैक्शनेशन इसका फिर इंडिया के अंदर ही आके होगा, जो इनकी मेन कैपेसिटी आपकी इंडिया के अंदर वहीं पे, राइट। बट हाँ, इनका जो मतलब मतलब लॉजिस्टिक मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कह सकते हो आप इसको, या लाइक अफ्रीकन कंट्रीज का जितना भी सोर्स हुआ रॉ मटेरियल उसका यू कैन से प्रोसेसिंग और आपका एक्सट्रैक्शन कर लिया। उसके बाद में उसको फ्रैक्शनेट करने के लिए मतलब ये जो मैं कुछ टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, तो लाइक आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो होगा इस कंपनी पे आप जो रेफर कर रहे हैं ना, उसके अंदर मैंने इनके पूरा प्रोसेस आपको शायद वहां पे एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इनका बैकवर्ड मतलब प्रोसेसिंग किस किस तरह से होता है, मतलब वही टेक्निकलिटी ऑफ दिस कंपनी। बट ऐसे उस पर हमें उतना ज्यादा नहीं जाना नहीं चाहिए। बट डायरेक्टली आपको मैं मोटा मोटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने 120 करोड़ रुपीज का अफ्रीकन कंट्री में कैपेक्स किया है। तो इनका कहना है कि लाइक एक इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि यार नाइजीरिया के अंदर भी जो एक्सपोर्ट्स बैन हुए हैं उससे आपको क्या इंपैक्ट होगा। तो उनका कहना है कि हमारे लगे ऑलरेडी 10 कंट्रीज के अंदर हम लोग सोर्सिंग कर रहे हैं, तो वहां से हम लोग कवर कर लेंगे सारी चीजों को, ऐसे बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो इन लोगों ने कैपेक्स किया इनका इनको फायदा ही मिलेगा, लाइक सारा सोर्सिंग करके वहीं पे ले जाके वहीं पे अपना यू कैन से एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कर लेंगे और उसको फिर यू कैन से लॉजिस्टिक के द्वारा इंडिया वाले फैसिलिटी में भेज देंगे फ्रैक्शनेशन वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो ठीक है, कैपेक्स इनका इनका कहना है कि इसका जो हमारा पे बैक पीरियड होगा नेक्स्ट 3 से 4 साल के आसपास में होगा इस वाले कैपेक्स का। अब इनका एक लाइक ब्राजील के अंदर भी एक फैसिलिटी के अंदर प्रोडक्शन वाला स्टार्ट था, तो इनका कहना है कोई नई फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी ऐसा कुछ नया कैपेक्स नहीं है। इंडिया के अंदर हमारा जो सेमी प्रोसेस फूड होगा ना, सेमी प्रोडक्ट 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 होगा, सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट, उसको हम लोग ब्राजील भेजेंगे, वहां की जो कैपेसिटी होगी, वहां का जो प्लांट होगा उसको फाइनल प्रोसेसिंग करेगा, जो नियर बाई जियोग्राफीज के अंदर वहां से हम लोग बेचने का प्लान कर रहे हैं। वही मतलब चीजों में थोड़ी एफिशिएंसी लाने के पर्सपेक्टिव से इनका कहना है। अब बात करते हैं लाइक मार्जिन्स पे क्या कमेंट्री आई मैनेजमेंट की। तो इनका कहना है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन का टारगेट है 45 से 50% के आसपास का। और हाँ, इनका कहना है कि हमारा लाइक ग्रॉस मार्जिन हमारा यू कैन से थोड़ा बेटर भी हो सकता है। किन चीजों से हो सकता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन से, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से, और जो इनका नया रिसर्च चल रहा है ना एंजाइम ड्रिवन आपका कोका बटर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के लिए, वो सब चीजें होती हैं, तो इनका थोड़ा बेटर मार्जिन भी बन सकता है। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें मार्जिन को ड्रैग भी कर सकती है। क्या क्या चीजें मार्जिन को ड्रैग कर सकती है? फर्स्ट, हायर फ्यूल कॉस्ट, हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट, और सेकंड आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बड़ी दिक्कतें होंगी इनको। तो ये सब चीजें हैं जो इनकी ग्रॉस मार्जिन को थोड़ा नेगेटिवली ड्रैग कर सकती है। तो ये हमने आई थिंक मेजॉरिटी बातें कर ली है। और ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं FY27 के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से। तो उनका कहना है कि यार लाइक वही आप लोग कैलकुलेट करो, लाइक हमारी कैपेसिटी जो करंटली है 47,500 को, उसका 80% यूटिलाइजिंग के हिसाब से कर लो, और जो 4500 एमटीपी ऐड होगा क्वार्टर 3 के अंदर उसका भी 80% यूटिलाइजिंग अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर लो। पर ठीक है, मतलब जो लाइक इन्वेस्टर्स ने काफी मतलब एनालिस्ट लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चन इनसे पूछे, तो इनका वही मतलब निकल के आ रहा है कि यार वही 25-30% के आसपास का रेंज के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ रेट आप कंसिडर कर सकते हो FY27 के लिए। एबिटा मार्जिन वही लगभग 26% के आसपास का, 26.5% के आसपास मान लो। और यदि बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया तो हल्का-फुल्का 30-40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मान सकते हैं उसके अंदर। तो ये चीजें हमने ओवरऑल लाइक जो कॉनकोल के मेजर पॉइंट्स थे, जो धंधे को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं या फिर धंधा आगे कैसे ग्रोथ कर सकता है, मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, इन सब चीजों के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब कहते हैं यार इनके लाइक इनका मेजर कंसर्न मेरे को क्या दिखाई पड़ता है, जो रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट है एक बार वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को सबसे बड़ा तो इनका आपको पता ही है वर्किंग कैपिटल हेवी बिजनेस है। मतलब वर्किंग कैपिटल डेज इनका लाइक 120 डेज से भी ज्यादा है। और आपने देखा ही होगा लाइक इनका FY25 से FY26 के अंदर इन्वेंटरी ग्रोथ हुआ 30% के आसपास का, 550 करोड़ से 720 करोड़ रुपए के आसपास का। अब तो वही पॉइंट है कि लाइक यार जैसे जैसे इनको अपना धंधा ग्रोथ करना पड़ेगा, वैसे वैसे इनको हैवी इन्वेंटरी तो बिल्ड करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपका धंधा बनेगा ना। बिकॉज रॉ मटेरियल सोर्सिंग करना और फाइनल प्रोडक्ट बेचना और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आना, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। मतलब इनका लगभग 300 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो अब उसको अचीव करने के लिए मतलब आप ये देखो ना, इनको 1 साल मतलब अगले साल की जो FY27 की सेल्स बनाने के लिए ऑलरेडी इन्वेंटरी बिल्ड करना पड़ा इनको 700 करोड़ रुपए के आसपास का। तो वो वाला पार्ट होता है, मतलब इनका साइकिल लंबा है आपका, मतलब कह दो कैश कन्वर्जन साइकिल बोल दो या फिर इन्वेंटरी डेज बोल दो, मतलब इन्वेंटरी डेज इनके काफी बड़े हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल इनका बड़ा है, जिसकी वजह से इनको हायर मतलब हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस है। तो सिंपल सी बात है, इनका नया कैपेक्स आ भी जाएगा तो उससे इनको रेवेन्यू बनाने के लिए
हाई मतलब इनको वर्किंग कैपिटल लोन भी लेना पड़ेगा और इन्फ्यूज भी करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा, तभी जाके वो रिवॉर्ड मिलेगा। जी, अच्छी बात है। एक रिस्क ये नज़र आता है कि लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ में जैसे नाइजीरिया ने एक्सपोर्ट पे बैन किया, वैसे बाकी कंट्रीज़ यदि कुछ कर दें, तो एक काइंड ऑफ कंसर्न फ्लैग यहाँ पे आ सकता है कि वहाँ से लाइक रॉ मटेरियल सोर्सिंग पे दिक्कत हो जाए और मे बी रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ भी बढ़ जाएँ, तो लाइक यहाँ पे कंसर्न आ सकता है। एक सबसे बड़ी लाइक मतलब मेरे को यहाँ पे रिस्क या फिर कौन सा कंसर्न नज़र आता है कि यार इन लोगों ने जो प्लान किया ना FY 28 में अपनी कैपेक्स को कमीशनिंग करने का, वो टाइमली होना चाहिए। यदि टाइमली नहीं हुआ, तो फिर आप कह सकते हो कि लाइक यार आपका धंधे की ग्रोथ रेट फिर विजिबल हो नहीं पाएगी FY 28 के अंदर। तो वो एक काइंड ऑफ मेजर कंसर्न है, तो इस अपकमिंग कॉन कॉल्स के अंदर अपडेट लेते रहना पड़ेगा कंपनी के मैनेजमेंट से, लाइक आपका जो कमीशनिंग चल रहा है, मतलब जो आपका कैपेक्स का काम चल रहा है, वो कमीशनिंग हो जाएगा ना आपका FY 28 के अंदर। एंड नेक्स्ट तो ठीक है, आपके किसी इनके मतलब जो इनका लैंड पार्सल है, जहाँ पे लाइक आपने तो इमेज में अंदर देखा ही होगा कि लाइक इनके इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन के अंदर इन लोगों ने दिखाया अपना, लाइक एक वो जो इनका जो बड़ा सा लैंड पार्सल है, उसी के अंदर मल्टीपल इनके ब्लॉक्स हैं कैपेसिटी वाले, कैपेक्स वाले। तो कुछ आग वाग ना लग जाए यार, मतलब नहीं तो काफी सारा इनको नुकसान हो सकता है, तो ये वाला एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, ये सारे काइंड ऑफ मैंने रिस्क फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो यार, करंटली कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 11,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। FY 26 का रेवेन्यू कितना था? लगभग आई थिंक 1370 करोड़ रुपए के आसपास में। FY 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो सकता है? लाइक इनका रेंज अभी मतलब 25-30% है, तो मिडल रेंज मान लेता हूँ। लाइक इनका रेंज बनता है 1700 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू। कैलकुलेशन करने के लिए एक मिडल फिगर ले लेता हूँ, 1750 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, 27-28% के आसपास की रेवेन्यू की ग्रोथ रेट। आपका EBITDA मार्जिन कितना है? वही 27% के आसपास में आपका EBITDA मार्जिन है, वही 26-27% के आसपास में। तो भी एक सफर साइड के लिए 26.50 26.50% के आसपास का EBITDA मार्जिन ले लेता हूँ। तो उनका EBITDA बनता है, एब्सोल्यूट EBITDA बनता है वही लगभग 455, 460, 465, 470 करोड़ रुपए के आसपास का। 460 करोड़ प्लस माइनस 10 करोड़ मान लो। अब बात करते हैं अदर इनकम की, तो इनका जो एक अदर इनकम आया 13 करोड़ रुपीस का फॉरेक्स गेन वाला, उसके अलावा अदर इनकम क्या हो सकता है? तो उनका QIP से पैसा भी आ गया है। FY 26 के अंदर ये लोग 250 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी कर देंगे। 100 करोड़ रुपए इनके FY 26 के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी थे। तो आप देखो यार, 250 करोड़ खर्च कर दोगे, बाकी के QIP का 250 करोड़ रुपए आपका यू कैन से आपके FD के अंदर रहेगा। 100 करोड़ वो था, तो 350 करोड़ रुपीस का आपका ब्याज निकाल लो कितना बनता है 6% के हिसाब से। तो मोटा-मोटी लाइक वही मान लो एनुअल कितना ब्याज बन सकता है? वही 20 करोड़ ले लो लमसम फिगर के रूप में। 15 से 20 करोड़ रुपए की एक रेंज ले लो यार। 13 करोड़ रुपए का फॉरेक्स गेन है। अब आगे जाके यदि फॉरेक्स गेन और आ जाए तो बात अलग है, बट एज़ ऑन डेट जितना आ रखा है मैं उसी को ले रहा हूँ। तो मोटा-मोटी लगभग वही 30 करोड़ रुपीस के आसपास का टोटल इनका अदर इनकम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट ठीक है, अभी तक तो ऐसे इनका नहीं आएगा बिकॉज़ इनका कैपेक्स डायरेक्टली QIP के पैसे से हो रहा है, ऐसे इन लोगों ने लोन नहीं लिया है। तो फाइनेंस को जो अभी इनका क्वार्टर 1 के अंदर आया है लगभग 9-10 करोड़ रुपए के आसपास का, उसको 4 से मल्टीपल कर दो तो 40 करोड़ रुपए का फाइनेंस कॉस्ट आ गया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट अभी लगभग इनका 7-8 करोड़ रुपए के आसपास का क्वार्टरली चल रहा है, 6-7-8 करोड़ रुपए के आसपास का, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 करोड़ रुपए के आसपास का डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाता है। अब जो मैंने आपको नंबर बताए, तो आपका एब्सोल्यूट EBITDA, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इनको कौन से जोड़ना घटाना करते हैं, तो इनका PBT निकल के आता है लगभग वही 420 करोड़ रुपए के आसपास में। प्लस माइनस 10-15 करोड़ रुपए प्लीज ले लेना। यहाँ पे ऐसे अपना एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करेंगे बिकॉज़ सारी चीजें रेंज बाउंड होती है। चलो इनका पैट कर लेते हैं, 25-26% का टैक्स लगा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इनका पैट बनेगा लगभग वही 310 करोड़ रुपए के आसपास का, प्लस माइनस 5-10 करोड़ रुपए इसके अंदर आप देख सकते हो। भाई 300 करोड़ से 320 करोड़ रुपए की रेंज ले सकते हो आप। ठीक है जी। लास्ट पैट कितना था? 233 करोड़ रुपए का, तो पैट की ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? लगभग वही 30 से 35 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 35 करोड़ रुपए का, मतलब सॉरी 35% की ग्रोथ आप कंसीडर कर सकते हो पैट के अंदर। 35% के आसपास का पैट का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY 27 के अंदर। अब इनका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें तो 11,000 करोड़ की मार्केट कैप में यदि मैं 310 करोड़ रुपीस के पैट का डिवाइड करता हूं, तो आपका फॉरवर्ड पी बनेगा वही लगभग 35 के आसपास में। धंधे ग्रोथ रेट ने कितनी दी थी? लगभग वही 27-28% के आसपास में, 30% कुछ भी ले लो आप। तो आपका फॉरवर्ड पैक कितना बनेगा? आपका वो फॉरवर्ड पैक बनेगा फॉरवर्ड पी रेशियो बटा बिजनेस की ग्रोथ रेट, आपका 1.2 के आसपास का फॉरवर्ड पैक रेशियो में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब देख लो आप, मतलब यदि पैट की ग्रोथ रेट का डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे एक का फॉरवर्ड पैक रेशियो, बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव कैलकुलेट करता हूं हमेशा कि जो भी कम वाला फैक्टर होता है उसका डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बार फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। भाई तो इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो बनना 1.2 के आसपास का, तो ऐसा कोई एक्सपेंसिव डील भी नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव डील भी नहीं है। ठीक है, मतलब फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड करते मेरे को ये कंपनी नजर आती है, बट आपका FY 28 का बिजनेस का ग्रोथ रेट ही डिसाइड करेगा कि कंपनी महंगी है कि सस्ती है। यदि FY 28 की बिजनेस की ग्रोथ रेट आएगी 30%, तो फिर कंपनी सस्ती है। यदि FY 28 के धंधे की ग्रोथ रेट नहीं आएगी 30% की, यदि सपोज करो इनका जो क्वार्टर 3 से कितना कमीशनिंग होगा 45 MTP का, तो 45 MTP मतलब 47,500 के ऊपर कितना हुआ? लगभग 10% के आसपास का कैपेसिटी एडिशन हुआ। तो क्वार्टर 2 FY 28 तक तो मे बी इनका धंधे का ग्रोथ रेट आ सकता है, मतलब उससे 10% मान लो, कुछ प्राइस रियलाइजेशन मान लो, कुछ कैपेसिटी एक्स्ट्रा
यूटिलाइजेशन में एफिशिएंसी दिखाई उसका मान लो 15% 20% के आसपास ग्रोथ रेट में भी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एफवाई 28 में कर देंगे। बट और आगे ग्रोथ डिलीवर करने के लिए आपको जो नया कैपेक्स है उसका कमिशनिंग करना पड़ेगा। तो यदि कैपेक्स कमिशनिंग टाइम पे हो जाएगा एफवाई 28 में, वहां से रेवेन्यू आएगा तो फिर वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा, और वो नहीं होगा तो फिर आपको फिर वैल्यूएशन तो महंगा ही लगेगा। मतलब उसके अंदर यदि सपोज अगर 15% की आपकी धंधे की ग्रोथ रेट हो एफवाई 28 में, तो फिर आपका 35 मतलब फॉरवर्ड पी रेशियो आपका 35 का वो किस काम का, मतलब फिर तो आपका आगे का उसके आगे का फॉरवर्ड प्राइस फिर थोड़ा गलत हो जाएगा ना। तो वो वाला पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपके यू कैन से डिसीजन मेकिंग के अंदर, बिकॉज़ लाइक मैंने यहाँ पे लाइक चीजों को ओपन करके आपके सामने रखने की कोशिश कर दी है। अब डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ आगे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है बिजनेस के अंदर, वो सब चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बिल्कुल प्रॉपर एसेस मतलब प्रॉपर डेटा नहीं बोल सकते, एज रेंज बाउंड डेटा के अंदर आपको बताने की कोशिश करी है, राइट? तो यू कैन से लाइक ये जस्ट मैंने एक मनोरमा इंडस्ट्रीज के अराउंड मेरा एक फाइनल पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सको खुद के पोर्टफोलियो के लिए। तो ठीक है, आपके यदि कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।